स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग लगातार पेट की परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास को लगातार पढ़ते जा रहे हैं और उम्मीद है कि 2 या 3 क्लास के पश्चात आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास और फिर प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी रहती हैं। जल्दी ही आपके लिए एक मॉडल पेपर जो कि पुराने प्रीवियस ईयर का है उसको सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा और आप लोग उसका भी आनंद लीजिए। तो लगातार हम लोग विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वे एनसीईआरटी का आंदोलन हो, उत्कर्ष सर के द्वारा विजेंद्र सर लगातार करंट अफेयर्स पर काम कर रहे हैं, लगातार शिक्षक भर्ती पर काम कर रहे हैं, दिव्या मैम हिंदी पर जल्दी ही क्लास आने वाली हैं, आदित्य सर मैथ पर काम कर रहे हैं और मैं स्वयं जीएस पर। तो बहुआयामी विभिन्न क्षेत्रों के सारे विषयों को लेकर चलने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी ही हम लोग एक एकेडमिक चैनल लॉन्च करने वाले हैं जिसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक और कक्षा 6 से नीचे तक की कक्षाओं के क्वेश्चंस को मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। जीएस वाला पार्ट जहां तक मैं समझता हूं जो कि मेरे लिए दिया है टीम ने, इससे बाहर प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। विभिन्न पुस्तकों की सहायता से, विभिन्न अध्ययन सामग्री की सहायता से सारे नोट्स आपके तैयार किए जा रहे हैं और वही आपको डिलीवर किया जा रहा है। चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन जीएस का जो सिलेबस है वो हरि अनंत हरि कथा अनंता है, कोई छोर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है, उसको समराइज्ड किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई भी टॉपिक, कोई भी बिंदु छात्रों के लिए छूट जाए। तो हम लोग आज अध्ययन करेंगे गांधी युग का। गांधी जी जिन्होंने भारतीय राजनीति में आने के पश्चात एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसी शख्सियत थे, एक ऐसा महान व्यक्तित्व को लेकर आए जिसने भारतीय राजनीति में एक अलग तरह की क्रांति ला दी। कहावत भी है, कहा भी जाता है कि बिना खड़ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो गांधी जी, ऐसा नहीं है कि गांधी जी एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में या जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के संग्राम में संघर्ष किया। देखिए, गांधी जी भारत माता के गले में पड़ी हुई उस माला से, जिसमें लाखों की संख्या में भारतीय शहीद हैं, उनमें से एक नगीना है, एक हीरा है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे उस गांधी युग को और समझने की प्रयास करेंगे उन मुद्दों को, क्योंकि गांधी जी से संबंधित मुद्दे परीक्षाओं में बहुत अच्छी संख्या में आते हैं। तो शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग दीजिएगा गांधी युग। थोड़ा सा इनका परिचय, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं घटनाओं के साथ। देखिए, कोई पूछे कि इनका पूरा नाम क्या था, गांधी जी का पूरा नाम, तो ज्यादातर छात्रों को पूरा नाम पता है, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, इनके पिताजी का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म इनका जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को। जन्म स्थान की अगर बात की जाए तो जन्म स्थान था पोरबंदर, गुजरात में। पोरबंदर, गुजरात में। अगर इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। तो ये एक इनका प्रारंभिक परिचय रहा गांधी जी का। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म हुआ और कस्तूरबा बाई के साथ इनका विवाह होता है।
गांधी जी लॉ की तैयारी करने, लॉ की पढ़ाई करने ब्रिटेन गए और वहां से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1893 में, 1893 को ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और गुजरात के एक व्यापारी हैं, दादा अब्दुल्ला एंड सन्स, उनका एक केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और फिर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दुर्दशा को देखने के पश्चात ये उनकी स्थिति को सुधारने करने का प्रयास करते हैं। ये उस वक्त प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे, और डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उस वक्त फर्स्ट क्लास की कोच में बैठ गए थे, आप लोग इस घटना को जानते हैं। वहां पर फिर इनको एक अंग्रेज के द्वारा, एक यूरोपियंस के द्वारा उतार दिया गया, धक्का दे दिया गया था। उस दिन से इन्होंने एहसास किया कि भारतीयों की दक्षिण अफ्रीका में या भारतीयों की यूरोपियों की निगाह में क्या स्थिति है, और उन्होंने वहां पर फिर आंदोलन करने का प्रयास किया। तो बात है 1893 की। गुजराती व्यापारी, गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला एंड सन्स, दादा अब्दुल्ला, ये फर्म का नाम है, एंड सन्स, दादा अब्दुल्ला एंड सन्स का केस लड़ने, का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए, दादा अब्दुल्ला एंड सन्स का केस लड़ने ये दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पर डरवन से, डरवन, डरवन से प्रिटोरिया, डरवन से प्रिटोरिया जाते समय, प्रिटोरिया जाते समय ट्रेन से उतार दिए गए, ट्रेन से उतार दिए गए। देखिए, इस घटना ने इनके व्यक्तित्व पर एक बड़ा परिवर्तन किया। डरवन से प्रिटोरिया जाते समय ट्रेन से उतार दिए गए। रस्किन की एक पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट का इन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और उससे ये प्रेरित होते हैं। और प्रेरणा लेने के पश्चात ये फिर इस युद्ध में, जो कि भारतीयों के स्वतंत्रता प्राप्ति तक रुका नहीं। तो रस्किन की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट का इन पर, इन पर, गांधी जी पर, इन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा, अत्यधिक प्रभाव पड़ा। रस्किन की पुस्तक के अनटू दिस लास्ट का गांधी जी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। 1904 की बात है। 1904 में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, नामक
अखबार निकाला। ठीक है। तो 1904 में इन्होंने डरवन नामक शहर में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। 1906 में इन्होंने पहली बार अफ्रीका में सत्याग्रह किया। बाद में उसी का प्रयोग भारत में करेंगे। 1906 में पहली बार अफ्रीका में सत्याग्रह किया। 1908 में इनको वहां पर जेल भेज दिया गया, जहां पर एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है हिंद स्वराज। बहुत छोटी सी पुस्तक है और मौका मिले तो आप लोग पढ़िएगा। लगभग 20 रुपए के करीब मार्केट में मिलती है हिंद स्वराज। वो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जेल में रहते हुए लिखी थी, हिंद स्वराज। तो 1906 में पहली बार 1906 में पहली बार इन्होंने अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया, सत्याग्रह किया। उसके आधार पर 1908 में इनको जेल भेज दिया गया, जहां पर इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। बात हम लोग 1906 की कर रहे हैं। 1906 पहली बार सत्याग्रह किया, पहली बार सत्याग्रह किया, पहली बार इन्होंने सत्याग्रह किया। उसके आधार पर 1908 में जेल चले गए या जेल भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया। ठीक है। वहां पर कौन सी पुस्तक लिखी? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। देखिए अच्छी पुस्तक है ये, और राम राज्य किस प्रकार का होना चाहिए इस बात का उल्लेख है। तो हिंद स्वराज नामक इन्होंने पुस्तक लिखी जेल में रहते हुए 1908 में। 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की 1910 में। ठीक है। 9 जनवरी 1915 वो तारीख है जिस तारीख को गांधी जी भारत वापस लौटते हैं। गांधी जी का नाम दक्षिण अफ्रीका में किए गए आंदोलनों के कारण भारत में पहले से ही फेमस हो चुका था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये इनकी प्रसिद्धि से इतने प्रभावित हुए कि इनसे मिलने अफ्रीका पहुंच गए। जब गांधी जी वहां से वापस लौटते हैं तो इन गोपाल कृष्ण गोखले को ही अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं। गोखले साहब इनसे कहते हैं कि भाई आप भारत की राजनीति में भी योगदान देने वाले हैं, आपका भविष्य भारत की राजनीति के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उस राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक बार आपको भारत को जान लेना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता ही विविधता है, विविधता से परिपूर्ण है, और इस विविधता को समझना बहुत आवश्यक है। भारत की जनता का भारत की संस्कृति के साथ गहरा ताल्लुक है। लड़ जाएंगे मर जाएंगे लेकिन अपनी संस्कृति का त्याग नहीं कर सकते। तो उनकी संस्कृति के साथ उन लोगों को भारतीय राजनीति के साथ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ किस प्रकार से जोड़ा जाए, ये समझने के लिए एक बार उनको समझना पड़ेगा। इसलिए आपको पूरे भारत का एक बार भ्रमण कर लेना चाहिए। और गांधी जी ने 1917 तक, यानी कि 15 में आए हैं, पूरा 15 और 16 2 साल लगभग इन्होंने भारत का भ्रमण किया, और फिर 17 में आकर पहला आंदोलन भारत में करते हैं। छोटे छोटे आंदोलनों से शुरुआत करेंगे, फिर ये राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करना प्रारंभ करेंगे, जिसमें आपको असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। ये 3 आंदोलनों के नाम बहुत फेमस हैं। 3 आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हुए थे।
लेकिन उससे पहले छोटे छोटे आंदोलन, चाहे चंपारण का आंदोलन हो, खेड़ा का आंदोलन हो, अहमदाबाद का आंदोलन हो, ये छोटे छोटे आंदोलन थे, क्षेत्रीय आंदोलन थे। और क्षेत्रीय आंदोलन में इनको एक नेता के रूप में स्थापित करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। गांधी जी भारत लौटे और लौटने के बाद क्या किया? गोपाल कृष्ण गोखले को गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। अपना राजनीतिक गुरु बनाया। राजनीतिक गुरु ने क्या कहा कि भाई एक बार, एक साल पूरे देश का आपको भ्रमण करना चाहिए और देश को जानने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद 1914 से लेकर 1918 तक आप लोगों को मालूम है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और जब गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश करने वाले थे तो इन्होंने कहा था कि भले ही अंग्रेज हमारे दुश्मन हो, लेकिन जब दुश्मन पर भी अगर कोई समस्या आती है, कोई परेशानी होती है, तो हमें उसका भी साथ देना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि इस वक्त भारत का, भारतीय नौजवानों का ये कर्तव्य है कि वे अधिक से अधिक संख्या में सेना में सम्मिलित हों और भले ही अंग्रेज दुश्मन होने के बावजूद उनका सहयोग करें। इसलिए इनको, गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। जो इनको विरोधी थे वो इनको बोलने लगे कि ये तो भर्ती कराने वाले सार्जेंट हैं। और ब्रिटेन की सरकार ने खुश होकर इनको केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। तो 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नौजवानों से नौजवानों से अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में सेना में सम्मिलित होने को कहा। सेना में सम्मिलित होने को कहा। अधिक से अधिक संख्या में कहा भाई आप लोग सेना में सम्मिलित हुई। इसलिए इनको क्या कहा जाने लगा? भर्ती कराने वाला, भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। इनको क्या कहा गया? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। और ब्रिटेन की सरकार ने खुश होकर इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी। कौन सी उपाधि? केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि प्राप्त। तो इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया और केसर ए हिंद की उपाधि प्राप्त की। 1916 में साबरमती के तट पर अहमदाबाद में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। नाम रखा सत्याग्रह आश्रम। 1916 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर एक आश्रम स्थापित किया गया। नाम रखा गया साबरमती आश्रम। तो लिखिएगा 1916 अहमदाबाद, गुजरात में है बेटा, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम
की स्थापना की। ठीक है। अहमदाबाद साबरमती की नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। तो इस पॉइंट को सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उतार लिया होगा मुझे लगता है, उम्मीद है। देखिए बेटा, इन सब पॉइंट्स को ना मेरे साथ साथ उतारते चले जाइए। बहुत कम संभावना है कि इससे बाहर आएगा, और पूरे एक नोट्स आप लोगों के तैयार हो जाएंगे आधुनिक भारत के इतिहास के। फिर चाहे आप कोई सी भी परीक्षा दीजिए, सभी परीक्षाओं में ये नोट्स आपके यूजफुल रहेंगे और फायदेमंद रहेंगे। नोट्स हर परीक्षा के लिए लगभग एक जैसे ही रहते हैं। कुछ कुछ चीज़ों की परिवर्तन करना पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ों में देखना पड़ता है, वरना आमतौर पर सभी को एक जैसे लेते हैं। अब चलिए, अब शुरू करते हैं हम गांधी जी के आंदोलन। और पहला आंदोलन है बिहार में, और वो है चंपारण सत्याग्रह। 1917 में ये आंदोलन किया गया। बिहार में एक स्थान है, एक जिला है चंपारण। वहां पर 3 कठिया व्यवस्था के विरोध में आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। और गांधी जी का भारत में ये प्रथम सत्याग्रह था, प्रथम सत्याग्रह। कोई पूछे कि वह कौन सा आंदोलन था भारत में गांधी जी के द्वारा, तो आप कहेंगे सर चंपारण विद्रोह या चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा पहला कोई भी एक आंदोलन था। इस आंदोलन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इनवाइट किया कि भाई देखिए, वहां पर व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ी हुई हैं, और आप अभी अफ्रीका में इतना बड़े बड़े आंदोलन करके आए हैं, वहां की सरकार को झुका कर आए हैं, तो कृपया करके इस समस्या का भी समाधान कीजिए। तो फिर ये पहुंचे वहां पर, आंदोलन किया और सफलता भी प्राप्त हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे। ये कुछ लोग ऐसे नेता थे जो बाद में इसी आंदोलन के साथ गांधी जी के सहयोगी बने, और अंत तक यानी कि देश की स्वतंत्रता तक ये गांधी जी के साथ लगे रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं, और संविधान सभा के अध्यक्ष भी बनते हैं। वकील थे पेशे से, और इस आंदोलन में इन्होंने साथ दिया, और फिर बाद तक, जब तक कि देश आज़ाद नहीं हो गया, तब तक ये फिर लगे रहे। तो लिख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में था, भारत में प्रथम सत्याग्रह। किनका? गांधी जी की बात कर रहे हैं हम लोग। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण, बिहार। कहाँ पर है बेटा? बिहार। बिहार में 3 कठिया, 3 कठिया व्यवस्था के विरोध में, 3 कठिया व्यवस्था के विरोध में चंपारण बिहार में 3 कठिया व्यवस्था के विरोध में किसके निमंत्रण पर गए? राजकुमार शुक्ल। देखिए ये राजकुमार शुक्ल जो नाम है, ये नाम एक बार परीक्षा में आ चुका है। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर, के निमंत्रण पर वहां पर इनके सहयोगी कौन कौन थे? सहयोगी थे इनके राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई। ये कुछ फेमस नाम हैं। महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह, इन लोगों ने यहाँ पर गांधी जी का साथ दिया, और फिर इस व्यवस्था को इन्होंने उखाड़ फेंका।
रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को इस आंदोलन के पश्चात महात्मा की उपाधि दी। उन्होंने कहा ये तो संत हैं, ये महात्मा है। एक व्यक्ति और मिलते हैं जिनका नाम है एनजी रंगा। एनजी रंगा साहब ने गांधी जी के इस चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। नेता थे बिहार के, और उन्होंने गांधी जी के इस जो सत्याग्रह आंदोलन किया गया इसका विरोध किया था। तो 2 पॉइंट्स और लिख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को गांधी जी को महात्मा कहा। क्या कहा? महात्मा कहा। पहला पॉइंट। दूसरा, एनजी रंगा एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। ठीक है, तो ये रही चंपारण सत्याग्रह 1917 की पूरी घटना। आप लोग इसको उतार लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अहमदाबाद आंदोलन की, उसके बाद फिर खेड़ा आंदोलन की। इसको उतार लीजिएगा, मैं फिर बिगाड़ता हूँ। अहमदाबाद आंदोलन अगले साल 1918 में हुआ। अहमदाबाद मिल आंदोलन भी कहा जाता है इसको, और अहमदाबाद आंदोलन भी कहा जाता है। मिल आंदोलन कर लीजिएगा जिससे कि समझने में आसानी रहे। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918। प्लेग के बोनस को लेकर मजदूरों में और कंपनी के मालिक में झगड़ा था। परसेंटेज को डिसाइड था कि पहले घोषणा की गई कि आपको इतना बोनस मिलेगा, लेकिन उतना ना मिलकर कम दिया गया। इस बात पर गांधी जी पहुंचे और इन्होंने मिल मजदूरों की तरफ से आंदोलन छेड़ा। कंपनी के मालिक थे अंबालाल साराभाई। गांधी जी के मित्र थे, लेकिन गांधी जी मजदूरों के को लेकर या मजदूरों की परेशानियों को लेकर अपने मित्र के खिलाफ ही आंदोलन में कूद गए थे। अंबालाल साराभाई की बहन थी अनुसुईया बेन। वह इस आंदोलन में गांधी जी की सहयोगी थी, उन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। बाद में गांधी जी आंदोलन को जीतते हैं और मजदूरों को बोनस दिलाने में सफल रहते हैं। ये पहला आंदोलन था गांधी जी का जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल की थी। ये पहला आंदोलन था जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल का फिर एक्सपेरिमेंट देखा। ठीक है, तो इस बात को लिखेंगे। देखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूरों को मिल मजदूरों को प्लेग बोनस प्लेग बोनस को लेकर झगड़ा। प्लेग बोनस को लेकर झगड़ा। अहमदाबाद मिल मजदूरों को प्लेग बोनस को लेकर झगड़ा था। ठीक है, अब साथ किसने दिया, विरोध किसने किया? अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई विरोधी, और अनुसुईया बेन सहयोगी।
ठीक है, अनुसुईया बेन सहयोगी थी। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन ऐसा था जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब बात करते हैं एक और आंदोलन की, जो है खेड़ा आंदोलन। और ये भी 1918 का आंदोलन था। गुजरात में एक जिला है खेड़ा, वहां पर आंदोलन किया गया। गुजरात के खेड़ा जिले में, खेड़ा जिले में। अब यहाँ पर सहयोगी कौन था? विट्ठल भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल। दो लोग इनके सहयोगी थे, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल यहाँ क्या हुए? सहयोगी हुए इनके। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी थे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य मुद्दों पर बात करते हैं। गांधी जी के बारे में इतनी बातें अभी तक रही। अब गांधी जी हर आंदोलन में ही सहयोगी रहेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे आंदोलन थे जिसमें गांधी जी थे। आगे के आंदोलनों में और सब लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन ये गांधी जी के प्रारंभिक कुछ विद्रोह थे जिनको हम लोगों ने एक अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। अब बात करते हैं हम लोग रोलेट एक्ट की। और रोलेट एक्ट जो कि 1919 में आया, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून कहलाता है, जिसमें क्रांतिकारियों को पकड़कर जेल में बिना किसी पैरवी के बंद करने का प्रावधान था। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस वक्त भारत के वायसराय थे, उनके समय में ये आया था। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा कानून है जिसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। तो वह आपका रोलेट एक्ट है 1919 का, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, जो कि वायसराय थे, उनके समय में ये आया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस वायसराय के शासनकाल में आया था, तो वो भी पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग रोलेट एक्ट की। रोलेट एक्ट की जो कि 1919 में आया था। वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। और इसको वकील बिना वकील, बिना अपील, बिना अपील और बिना दलील, और बिना दलील, बिना दलील का कानून कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है, तो ये रोलेट एक्ट के बारे में बात रही। अब हम लोग बात करेंगे उस घटना की जिसने भारतीय राजनीति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। विभत्स सा, बहुत क्रूर था, और देश की जनता उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। देखिए, आंदोलन की तारीख डिसाइड की गई थी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल की तारीख डिसाइड की गई थी कि भाई आंदोलन किया जाएगा।
लेकिन जिस तरह 1857 की क्रांति अपनी तिथि से पहले हो गई, उसी प्रकार जलियांवाला बाग में भी घटना घटित हो गई। पंजाब के दो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये दो लोग नेता थे और इन दोनों को 9 अप्रैल को अरेस्ट कर लिया गया। ये खबर देश की पंजाब की जनता के सामने, अमृतसर की जनता के सामने पहुंची कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया है। तो जनता में एक उबाल आ गया, एक आग आ गई। और जनता, बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल की तारीख थी, सन था 1919, और जगह था जलियांवाला बाग। उस बाग में मेला लगा हुआ था और उस मेले की आड़ में जो विरोध किया जाने वाला था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट होने का। एक सकरी गली में, आज भी आप जाइए वहां पर तो देखेंगे, एक सकरी सी गली में जाकर वो फिर एक खुला हुआ स्थान मिलता है। सारे गेट बंद कर दिए गए और उस सकरी गली से एक क्रूर व्यक्ति पहुंचता है जिसका नाम था जनरल डायर। और वह निहत्ती जनता के ऊपर, जिसमें महिलाएं थी, वृद्ध थे, बच्चे थे, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी जाती हैं। एक कुआं था उस बाग में, लोग गोलियों से जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए और कुएं में कूदकर भी अपनी जान दे दी। छोटे छोटे बच्चे मारे गए, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान मार दिए गए। देश भर में आलोचना हुई और ब्रिटेन के अखबारों में जनरल डायर की प्रशंसा की गई। उसको ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक कहा गया, ब्रिटिश सरकार की तलवार कहा गई और उसकी प्रशंसा में कसीदे पढ़े गए। भारत में एक कमीशन गठित किया गया, हंटर कमीशन, और कहा गया कि भाई जांच कीजिएगा, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा ही वो कमीशन गठित किया गया, क्या जांच होती। और दीपापोती कर दी गई इस घटना पर और जनरल डायर को बेकसूर सिद्ध कर दिया गया। भारत कांग्रेस के द्वारा भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में गठित की गई। तो चूंकि भारत के लोगों ने की तो वो दोष का आरोप लगाएंगे ही, तो फिर जनरल डायर को उसका मुख्य कर्ता माना गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग घटना है 1919 की, 9 अप्रैल 1919। दो व्यक्ति हैं, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया जाता है। को गिरफ्तार किया जाता है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया जाता है 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर निहत्ती जनता पर, या भारतीय जनता पर गोलाबारी कराते हैं। जनरल डायर द्वारा निहत्ती जनता पर गोलाबारी कर दी गई, जनता मारी गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के बाद अपनी ब्रिटेन की सरकार द्वारा दी हुई नाइट और सर की उपाधि वापस कर दी।
एक व्यक्ति है जिनका नाम है शंकरन नायर। ये वायसराय की समिति के मेंबर थे, इन्होंने वो भी त्याग दिया। तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर, इसकी नाइट व सर की उपाधि त्याग दी। हमको आज तक एक बात समझ में नहीं आई बच्चों, पर्सनल हम आप लोगों से एक मतलब शेयर करते हैं कि ये लोग उपाधि लेते क्यों थे। जब उनको लग रहा है कि भाई अंग्रेज भारतीयों पे इतना अत्याचार कर रहा है, तो ये उपाधि लेते क्यों थे? मना कर देते भाई हमें चाहिए, भाई ये तुम्हारी उपाधि क्या चाहिए हमारे लिए। देखिए साई कहीं ना कहीं मन में मुझे लगता है कि इनके मन में भी लालच रहता होगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा, इनके मन में क्या था ये मैं पता भी नहीं लगा सकता, ना मैं उस काबिल हूँ। लेकिन लगता है कि उपाधि वापस कर रहे हैं तो उपाधि ली क्यों? अगर पाकिस्तान मुझे कोई उपाधि दे तो मैं तो नहीं लूंगा। उसकी उपाधि की क्या औकात है? अगर मैं इतना ऊंचा व्यक्ति हूँ, जैसे तो अभी तक तो मैं साधारण व्यक्ति हूँ, अगर मैं ऊंचा व्यक्ति होता, आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनको पाकिस्तान ने कहा कि आप हमारे मिसाइल कार्यक्रम में शामिल होइए, तो उन्होंने कह दिया नमस्कार भाई साहब, हम नहीं हो सकते आपके यहाँ। तो वो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व है। तो ये लोग उपाधि ले लिया करते थे। महात्मा गांधी ने उपाधि ले ली थी केसर हिंद की, तो क्या आवश्यकता है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट रहे होंगे किसी जमाने में अंग्रेजों के प्रति, तो जिस वक्त रहे होंगे उस वक्त उन्होंने उपाधि ले ली होगी। तो मन में हमेशा इनके अंग्रेजों के प्रति कटुता नहीं रही होगी, कहीं ना कहीं प्रेम जरूर रहा होगा, मित्रता रही होगी, इस वजह से उपाधि ले ली होगी। खैर, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब जाए, इन्होंने नाइट और सर की उपाधि त्याग दी। व्यक्ति थे शंकरन नायर, शंकरन नायर। वायसराय की, वायसराय की कार्यकारिणी से, कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया शंकरन नायर साहब ने। तो बेटा ये सब उतार लीजिए आप लोग, परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसी में ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। हंटर कमीशन का गठन किया। दीपापोती की गई। खैर, कहानी समाप्त हो गई। लेकिन भारत का एक व्यक्ति था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ब्रिटेन पहुंचता है, लंदन पहुंचता है, और वहां पर किताब के अंदर पिस्तौल रख के ले जाता है, और माइकल ओ डायर, धोखे से डायर डायर से कंफ्यूजन हो गया, माइकल ओ डायर की हत्या कर देते। आवाज थी कि हम आपके घर में घुसकर मार सकते हैं, कंफ्यूजन हो गया डायर डायर के नाम से, लेकिन मारा। माइकल ओ डायर की हत्या की गई ऊधम सिंह के द्वारा, फिर उनको फांसी की सजा दी गई। बात है 1940 की। ऊधम सिंह ने वहां पर गोली मारकर माइकल ओ डायर की हत्या की, लेकिन उससे पहले मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया 1919 में ही। कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की ओर से तहकीकात कमेटी का, तहकीकात कमेटी का गठन, अध्यक्षता किसने की बेटा? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। जगह बची है नीचे बोर्ड पर, तो एक पॉइंट और लिख देते हैं।
जिससे कि ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला। 1940 में ऊधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। ऊधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। बात है 1940 की। उतार लीजिएगा ये आप सर पॉइंट्स, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और फायदेमंद हैं। तो यहां तक हम लोगों ने आज आधुनिक भारत के इतिहास का कुछ पन्नों को समेटने की कोशिश की। अब मुझे लगता है कि इसके बाद 2 क्लास और होंगी आधुनिक भारत के इतिहास की, और उसके बाद आपका ये आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद फिर मॉडर्न एंशियंट हिस्ट्री को, प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आप लोग उतार लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ कि जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर आप यहाँ पर पॉज कर कर पूरा उतार सकें। तो आप पॉज कर लीजिएगा और इसको पूरे को उतार लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। तो बेटा हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर 2 क्लास के बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।